नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का मौसम जो है आजकल का वो लॉकडाउन का है और लॉकडाउन में सभी लोग घर पे ही हैं, सब कुछ बंद है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, जिस कारण से सबसे ज़्यादा परेशानी विद्यार्थियों को हो रही है। और आपके इसी उस कमी को पूरी करने के लिए मैं आपके सामने आज एक अपना नया चैनल लेके आया हूँ। अपना तो नहीं, आपका ही चैनल लेके आया हूँ जिसका नाम है क्रेजी फॉर एजुकेशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो है ना, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे ना एक ढोंग किया जा रहा है। क्योंकि इस ढोंग में इसके ये ढोंग इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई कम और चैटिंग लड़कियों से लड़कों से ज़्यादा होती है। आपकी इसी कमी को पूरी करने के लिए मैं आपको अपने चैनल यानी कि आपके चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन पे वो सब कुछ बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी होती है 12th बोर्ड के लिए, 10th बोर्ड के लिए, 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जो कि है चैप्टर 1 पोल साइंस क्लास 12th कोल्ड वॉर एरा, यानी कि शीत युद्ध का दौर। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध ये एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें कि ना ये दो या दो से अधिक देशों के बीच लड़ा जाता है, मगर कोई खून खराबा नहीं होता। सिर्फ ये होता है एक जोड़ आजमाइश होती है, लोग दोनों देश एक दूसरे के सामने आते हैं, मगर कभी खून खराबा नहीं होता। ये जो है मतभेद जो है एक अरसे पे जाके रुक जाता है। तो इसका एक सिंपल से डेफिनेशन क्या होता है, दो से अधिक देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रहे मगर युद्ध ना हो, वो क्या कहलाता है, शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, ये शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 में, जब हमारा दूसरा वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। वैसे इसकी नींव तो 1917 में ही पड़ गई थी, पर ये पूरी तरह से वर्चस्व में आया 1945 में। क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक मतभेद बन गया था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इसके दो मुख्य देश कौन कौन से थे शीत युद्ध के, ये किन के बीच हो रहा था, ये दो देशों के बीच हो रहा था। एक था यूएसएसआर और एक था यूएसए। यूएसएसआर और यूएसए, इसको कहते हैं हम सोवियत संघ, और दूसरा था अमेरिका, और दूसरा कौन था, अमेरिका। यह जो है 15 देशों से मिलके बना था और यह जो है 12 देशों से मिलके बना था। ठीक, ये क्या था, सोवियत संघ क्या था, सोवियत संघ पूंजीवादी था, साम्यवादी था। और ये क्या था, पूंजीवादी था, यानी कि ये कैपिटलिस्ट था। और ये क्या था, ये सोशलिस्ट था। और ये कैपिटलिस्ट था। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, इन दोनों के बीच डिफरेंस मुझे लगता है आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब मैं फिर भी बता देता हूँ। साम्यवादी वो लोग होते हैं, या क्या सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो कि समाज के बारे में सोचते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जो भी काम हो समाज के लिए हो, देश के लिए हो। मगर पूंजीवादी में क्या होता है, यानी कि कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि जो भी काम होते हैं वो खुद के लिए किया जाता है, यानी कि प्राइवेट के लिए किया जाता है। यही दोनों में अंतर है। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि शीत युद्ध यूएसएसआर और यूएसए के बीच हुआ, तो ये दोनों में अंतर क्या क्या था, यूएसएसआर और यूएसए में। तो हम कहेंगे कि यूएसएसआर जो था वो 15 देशों से मिलकर बना हुआ था, यूएसए क्या जो था वो 12 देशों से मिलकर बना हुआ था। यह एक सोशलिस्ट था, यह एक कैपिटलिस्ट था। इसको हम पूर्वी खेमा कहते हैं, पूर्वी खेमा, और इसको हम पश्चिमी खेमा।
तो इसको पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको हम पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा क्यों कहते हैं, वो हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो मैं क्या बता रहा था, ये शुरू क्यों हुआ? तो दोस्तों हुआ ऐसा कि जब 1945 में दूसरे विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो ये दोनों जो थे यूएसएस और यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच ना मतभेद शुरू हो गए। ये दोनों सोचते थे कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। फिर इन्होंने क्या किया, आपस में ही मतभेद शुरू हो गए और बहुत हथियार लेना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, एक से एक हथियार लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक तरह से ना शीत युद्ध शुरू हो गया था। यानी कि युद्ध तो नहीं हो रहा था, पर दोनों संभावना बन रही थी कि नहीं युद्ध होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो एक बनता ये शुरू कब हुआ था? तो शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 में और ये ख़त्म हुआ था 1991 में। शीत युद्ध ख़त्म हुआ था, ठीक। तो हाँ, ये तो हो गई शीत युद्ध की बात। अब आते हैं कि यह कब, कैसे और किन के बीच हुआ। तो ये हमें पता चल ही गया कि कब हुआ, 1945 में। क्यों हुआ वो हमें बता दिया, क्योंकि ये दोनों देश आपस में मतभेद हो गया था, इस वजह से ये दोनों देश विश्वास करना छोड़ दिया था। ये पूरा डेफिनेशन बता ही दिया मैंने। किन के बीच हुआ? यूएसएसआर यूएसए के बीच। तो हम ये अगला चैप्टर देखते हैं कि व्हाट इज़ क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो दोस्तों ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि यूएसए क्या है, एक पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट है। और सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ क्या है? एक यूएसएसआर यानी कि क्या है, वो साम्यवादी है। तो ये क्यूबा जो था यह एक सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट कंट्री था, सोशलिस्ट कंट्री। इस पे किसका कब्जा था? यूएसएसआर का, यूएसएसआर का इस पे कब्जा था, ठीक ना। तो 1961 में एक घटना घटी। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? कब? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1961 में। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1961 में। 1961 में एक घटना घटी कि जो ये सोवियत संघ के नेता थे ना, इनको ऐसा लगने लगा कि ये अमेरिका जो है, इसके जो क्यूबा है इस पर आक्रमण करके इसे अपने में मिला लेगा, यानी कि इसको साम्यवादी से पूंजीवादी बना लेगा। तो इस डर के कारण जो है ना, यूएसएसआर ने क्या किया, अपने सारे मिसाइलों को क्यूबा में तैनात करना शुरू कर दिया। क्यूबा में तैनात करना शुरू कर दिया। और अमेरिका को इस बात की खबर पूरे 3 हफ्ते बाद लगी। और उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि या तो तुम यूएसएसआर से कहा कि या तो तुम अपने हथियार रोक लो, या तो फिर हमें लड़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मगर एक बात थी कि वो एक लड़ाई करने को मजबूर होना एक कहने वाली बात थी बस। हालांकि कोई लड़ाई करना नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा हथियार थे, दोनों के पास परमाणु हथियार बहुत ही मात्रा में थे। तो अब क्या होता है कि साम्यवादियों को लगा कि नहीं, अमेरिका ये बात हो नहीं सकती, अमेरिका उस पर शासन वो कब्जा नहीं करेगा। इसलिए क्या हुआ कि अमेरिका यूएसएसआर के राष्ट्रपति ने सारे जितने अपने जहाज़ थे, जंगी बेड़ थे, उनको बीच में रोक दिया। ये क्यूबा मिसाइल संकट कहलाए। इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सन 1961 में एक घटना घटी थी, जिसमें कि सोवियत संघ के नेताओं को लगा कि क्यूबा है, जो कि सोवियत संघ द्वारा शासित है, यानी कि साम्यवादियों द्वारा शासित है, उसके ऊपर अमेरिका यानी कि पूंजीवादी कंट्री कब्जा कर लेगी। क्योंकि क्यूबा अमेरिका से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है। तो ऐसा लगा कि सोवियत संघ के नेताओं को लगा कि नहीं, अमेरिका हो सकता है इस पर आक्रमण कर दे और इस पर कब्जा कर ले। इसी स्थिति से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि साम्यवादियों ने, यानी कि यूएसएसआर वालों ने अपने सारे मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया क्यूबा में। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी और उसके तत्कालीन राष्ट्रपति
यानी कि JF कैनेडी ने अपने जंगी बेड़ों को आदेश दिया कि या तो USSR के जहाज़ों को बीच में रोक दो या तो उन्हें पीछे जाने को मजबूर कर दो। हालांकि कोई भी नेता युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों को पता था कि दोनों देशों के नेताओं को पता था कि दोनों में से किसी के पास भी हथियारों की कमी नहीं है। तो यही था दोस्तों क्यों मिसाइल संकट। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब मैंने बता दिया आपको। हम अगला देखते हैं, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो दो ध्रुवीय विश्व यानी कि राइजिंग ऑफ टू वर्ल्ड, जब क्यों मिसाइल संकट हो गया तो ऐसा लगने लगा कि क्यों मिसाइल संकट के बाद, यानी कि क्यों मिसाइल संकट से पहले यानी कि 1945 में जब अमेरिका और USSR के बीच ये शीत युद्ध शुरू हुआ, यानी कि कोल्ड वॉर शुरू हुआ ना, तो ऐसा लगने लगा कि जो देश जो है ना, पूरा वर्ल्ड दो भागों में बट जाएगा। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सिर्फ अमेरिका और USSR ही ऐसी महाशक्ति थी जो कि विश्व के किसी भी घटना को प्रभावित कर सकती थी। इनके पास बहुत सारे हथियार थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने वर्चस्व को फैलाना शुरू कर दिया। सोवियत संघ ने क्या किया, अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। USSR ने क्या किया, अपना प्रचार शुरू कर दिया। USSR कहता नहीं सोशलिस्ट अच्छा है, अमेरिका कहता नहीं कैपिटलिस्ट अच्छा है। तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे देशों को हथियाना शुरू कर दिया। और ऐसा लगने लगा कि अब जो है दुनिया जो है पूरे दो भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि एक तरफ USSR, एक तरफ USA, सिर्फ ये दोनों बचेंगे। तो इसको और छोटे छोटे देश भी बजे, इसको क्या कहे, छोटे छोटे देश भी एक शक्ति के साथ मिलने लग गए। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे देश अगर किसी एक महाशक्ति का हाथ थाम लेते तो वो दूसरे से बच जाते, अगर वो इसका थाम लेते तो इससे बच जाते, क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन थे। और इन दोनों को पता था कि ना ये मेरे से कम है, ना ये मेरे से कम है। दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। तो इस तरह से क्या लगा कि दुनिया को कि यार नहीं, दुनिया जो है दो ध्रुवीय विश्व में बंटने लग गई, और लोग जो हैं दुनिया जो है पूरी तरह से सिर्फ अमेरिका और उसके बीच में ही रह जाएगी, USSR के बीच में ही रह जाएगी, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। तो इसी कारण जो है ना, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बट जाएगी इसको, और इसी के आगे ना आगे आता है कि अमेरिका ने ना अपने इसी वर्चस्व को फैलाने के लिए ना, अमेरिका ने अपने वर्चस्व को फैलाने के लिए 1949 में किसकी स्थापना की, नाटो की। नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, किसके स्थापना की, नाटो। इसका मुख्य काम क्या था, इसमें क्या था, सबसे बड़ी बात, इसमें 12 देश शामिल थे। और इन्होंने ऐसा कहा कि अगर किसी एक देश पे भी हमला होगा ना तो वो पूरे देश पे माना जाएगा, और वो पूरा एक ये नाटो मिलके जो है उसे क्या करेगा, जो हमला करेगा उसके ऊपर दबाव बनाएगा, उसके ऊपर दबाव देगा, उससे लड़ाई करेगा। तो बदले में अब तो USA ने ऐसे कर ली कि नाटो की स्थापना कर ली। तो अब क्वेश्चन उठता है कि USSR ने क्या बनाया। तो USSR ने 1945 में वार्सा संधि की, जो कि इसके खिलाफ थी, इसके यानी कि नाटो के खिलाफ। कौन सी संधि की, वार्सा संधि। हालांकि वार्सा अभी पुर्तगाल में पड़ता है, अब पुर्तगाल पहले इसी सोवियत संघ का हिस्सा था, 15 देशों में से वो भी एक था। तो यहाँ पे मैंने एक पहले क्वेश्चन बताया था आपको कि इसको और इसको, यानी कि USSR को और USA को पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा क्यों कहते हैं। तो जो हमने जब दो ध्रुवीय विश्व की कर ही रहे हैं, तो USSR और USA इन दोनों मतलब पूर्वी और पश्चिमी खेमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है ना, जब विश्व दो ध्रुवों में बट रहा था पूरा विश्व, तो इसका सबसे पहला विभाजन कहाँ हुआ था, यूरोप में। सबसे पहले कहाँ पे विभाजन हुआ, यूरोप में। यूरोप के जितने दो भाग हैं, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, तो जो पूर्वी भाग के जितने भी लोग थे वो उन्होंने किसका सपोर्ट किया, USSR का।
पश्चिमी भाग के जितने भी देश थे उन्होंने किसका सपोर्ट किया? यूएसए का। तो एक क्वेश्चन उठता है कि पूर्वी देशों ने इसका सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि यूरोप तो पश्चिमी है, उसको इसका करना चाहिए था। तो इसका जवाब ये है कि यूएसएसआर ने जो है पूर्वी यूरोप को पूर्वी यूरोप के देशों की बहुत सहायता की थी। उसे फासीवादी ताकतों से बचाया था, फासीवादी ताकतों से बचाया था। इस वजह से ये पूर्वी यूरोप जो था इसका सपोर्ट कर रहा था और पश्चिमी यूरोप यूएसए का सपोर्ट कर रहा था। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि क्यों यूएसएसआर और यूएसए को पूर्वी और पश्चिमी खेमा कहते हैं। ठीक, तो एक अगला हम फिर देखते हैं कि 1955 में जब वार्सा पैक्ट हो गया तो एक यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अब ये दोनों जो देश थे, ये दोनों यूएसएसआर और यूएसए, तो अपने में महाशक्ति थी, बहुत बड़ी महाशक्ति थी। फिर ये छोटे छोटे देशों को क्यों अपना वो गुलाम बनाते थे, क्यों उस दूसरों से अपने ट्रीटी में शामिल करते थे? तो इसका कारण यहाँ पे, इसका कारण क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि बड़ी महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थी? गठबंधन क्यों करती थी? तो इसका आंसर है, अब देखो यूएसएसआर और यूएसए दोनों बड़ी महाशक्तियाँ हैं ही, तो मगर ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बड़ी महाशक्ति बनी रहेंगी, इनके पास कुछ ख़त्म नहीं होगा, कुछ भी एक टाइम होगा संसाधन ख़त्म होंगे। तो इन्होंने भविष्य को लेकर, भविष्य की चिंता करते हुए इन्होंने अपना क्या किया कि जो है बड़ी छोटी छोटी देशों के साथ गठबंधन करने लग गए, अपने छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन करने लगे। तो इस गठबंधन में का मुख्य कारण क्या था? पहला कारण क्या था? महत्वपूर्ण संसाधन, यानी कि महत्वपूर्ण संसाधन। यहाँ पे महत्वपूर्ण संसाधन से मतलब ये है कि जो जैसे कि बड़ी महाशक्तियाँ जैसे यूएसएसआर किसी को बनाती है तो वहाँ की जो संसाधन, जितने संसाधन होंगे, किसी को गुलाम बनाती है तो उसके जितने भी संसाधन होंगे, चाहे वो तेल, खनिज, मृदा, कुछ भी हो, उन सब का जो है ये लोग यानी कि बड़ी महाशक्तियाँ यूज कर सकें। इस वजह से ये छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी। दूसरा कारण क्या था? भूक्षेत्र का मतलब होता है उसकी भूमि, यानी कि जो भी देश थे दोनों, ये क्या करते थे, छोटे देशों के साथ गठबंधन इसलिए रखते थे ताकि जो है वे लोग जो हैं वहाँ के जितने भी अपने जितने हथियार हैं, अपने जितने सेना है, उन सबको वहाँ से संचालित कर सके और दूसरे देशों के जासूसी कर सके। जैसे कि अगर ये यूएसए जो है, यूएसए के पास कौन सा कंट्री था? क्यूबा। यूएसएसआर ने अपना क्यूबा को क्या बना रखा था? गुलाम बना रखा था। तो यूएसए क्यों बनाया था? क्या कि क्यूबा को क्यों बनाया था उसने गुलाम? ताकि वो यूएसए की जासूसी कर सके, उस पर ज़्यादा अपने सेना का संचालन कर सके। तो दूसरा कारण क्या था? भूक्षेत्र। तीसरा कारण क्या था उसका? तो तीसरा कारण था सैनिक ठिकाने। जैसा कि सैनिक ठिकाने से अर्थ होता है कि ये जो लोग जो हैं अपने सैनिक ठिकाने बनाकर एक दूसरे की जासूसी कर सकें। भूक्षेत्र में क्या था कि वहाँ सैनिक संचालन कर सकें, अपने सेना को ट्रेनिंग दे सकें, ठीक, वहाँ पे अपने मिसाइल तैनात कर सकें और दूसरे को धमका सकें। लेकिन सैनिक ठिकाने में क्या है, अपने सैनिकों को वहाँ संचालन करेंगे, अपने जगह जगह चौकियाँ बनाएंगे अपनी, और जो उसका पड़ोसी देश होगा उसकी वो जासूसी कर सकें, ताकि जासूसी कर सकें और उसके सारे भेद को जान सकें। ये था। और चौथा कारण क्या था? आर्थिक सहायता। चौथा कारण क्या था? आर्थिक सहायता। इसमें क्या होता है
कि जो छोटे देश होते थे वो जब इसका सपोर्ट लेते थे, किसी भी बड़े देश का साथ आते थे, तो इसमें क्या होता था, बड़े देश क्या करते थे, इन्हें अपनी सहायता देते थे, छोटे देशों को मदद करते थे। मगर बदले में जो है आर्थिक सहायता, ये लोग को छोटे देशों को क्या करना पड़ता था, उन्हें टाइम टू टाइम आर्थिक सहायता देनी पड़ती थी, उन्हें पैसे देने पड़ते थे, उन्हें कुछ छोटे छोटे देशों को सैनिक खर्च वहन करने पड़ते थे, सैनिकों के ऊपर जो खर्चे होते थे उसका कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ता था। तो ये थी उसके कारण कि क्यों बड़ी महासत्ताएं छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी। अब एक अगला टॉपिक आता है शीत युद्ध के दायरे। दायरे किसके? शीत युद्ध के। पहले बात तो मैं आपको बता दूं, दायरे का मतलब ये होता है कि युद्ध की स्थिति बनी हो मगर युद्ध ना के बराबर हुआ हो, और अगर हुआ भी हो तो एक हद तक जाकर रुक गया हो। ये होता है दायरे। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ पे आई थी? ऐसी सिचुएशन 3 जगह पे आई थी। पहला कोरिया में। कब आई थी? कोरिया में पहला हुआ था। कब आई थी? 1950 से 53 के बीच। दूसरा जगह कहाँ थी? कांगो में। कांगो जो कि एक दक्षिण अफ्रीका का देश है। कांगो मतलब दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप जो है उसका एक देश है कांगो। इसमें कब आया था? 1960 के दशक में। और तीसरा कब आया था? बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है। इसमें कब आया था? 1958 से 1982 के बीच में वहाँ पे आया था। तो इसमें क्या हुआ कि दायरे में मतलब सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आए लोग, दोनों महाशक्तियाँ एक साथ आई, पर जो है युद्ध नहीं हुआ, या फिर युद्ध हुआ तो एक हद तक जाकर रुक गया, ज़्यादा जान माल की क्षति नहीं हुई। तो इसको कहते हैं शीत युद्ध के दायरे। हालांकि ये ज़्यादा पूछता नहीं है कहीं पे भी ये क्वेश्चन कि शीत युद्ध के दायरे बताओ, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि शीत युद्ध होता क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध के दायरे तो हो गया। एक मैं आपको बता दूं कि इस सब दौर के बीच में जो है ना, इन सब शीत युद्ध के दौरान रूस और चाइना, चीन के बीच में एक युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1969 में। वो भी डेट क्या थी? 3 मार्च 1969। हालांकि जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको एक जगह मिलेगा कि रूस और चाइना के बीच में 3 मार्च 1969 को एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध क्यों हुआ था वो मैं आपको बता दूं कि जो चाइना और रसिया के लोग, मतलब चाइना और रसिया यानी कि पूर्वी रूस जो है, यानी कि जो एशिया में है, वहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है ना एक नदी गुजरती है। इसको कहते हैं उसूरी नदी। इस नदी में जो है ना, इस नदी पे रशियन लोग यानी कि रूसी सेना पेट्रोलिंग करती थी। तो क्या चाइना ने क्या किया, अपने चाइना ये जो सर्दी के टाइम पे ये यहाँ पे इस नदी के बीच में एक द्वीप है जो कि बहुत ही विवादास्पद द्वीप है, और रसिया उस द्वीप को जो है ना, चाइना के लोग क्या कहते हैं? झेन बाओ। और रूस के लोग क्या कहते हैं उसे? रूस के लोग कहते हैं दमानास्को। तो ये नदी जो है ना, एक बर्फ़ जमी हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ, पेट्रोलिंग करते हुए रशियन सेना आई, तो वो क्या देखती है कि चाइनीज़ सैनिक जो है ये
उस टाइप उस तरफ नदी के उस किनारे पे अपना अड्डा जमा चुकी है। तो वो और ये दोनों इलाका, ये जो ये इलाका है, इस इलाके के आसपास अड्डा जमा चुकी है, क्योंकि ये दोनों इलाका दोनों के बीच था, विवाद का इलाका था। मगर चाइना जो था इसको हथियाना चाहता था, मगर रशिया ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए एक छोटा सा युद्ध हुआ था, ज़्यादा इसकी कोई वो वैल्यू नहीं थी इस युद्ध की ज़्यादा, थोड़ा सा छोटा मोटा युद्ध था। हालांकि ये एनसीईआरटी में ऐसा कुछ डेफिनेशन दिया नहीं है, सिर्फ एक बार जिक्र कर दिया रूस और चाइना युद्ध का। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगला हम आगे पढ़ेंगे, इसका आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हाँ, ज़्यादा यही कहूँगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर ना पसंद आए तो ना करें और आगे बढ़ जाएं। धन्यवाद।